Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to all of you. Let's start our today's lecture. आज की इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स। जब हम पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स की बात करें तो प्राइमरीली हम तीन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। पहली चीज है आपके पास आंसर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, सेकंड है डिकोडिंग कमांड वर्ड्स एंड द थर्ड वन इज राइटिंग एन इफेक्टिव इंट्रोडक्शन। ये तीन चीजें हैं जो कि एक क्रूशल या फिर एक पिवटल रोल प्ले करते हैं आपके पेपर अटेम्प्टिंग के दौरान। जनरली अगर हम देखें तो हम सिलेबस तो कवर कर लेते हैं, लेकिन इनकी एरियाज के ऊपर हम फोकस नहीं करते। आज की इस क्लास में हम इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करेंगे और ये देखेंगे कि इनकी कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है जब हम बात करते हैं पेपर अटेम्प्टिंग की। तो विदाउट मच अडो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू राइट एन इफेक्टिव इंट्रोडक्शन। एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए। ये जो हम इंट्रोडक्शन लिखने की बात कर रहे हैं ये 20 मार्क के क्वेश्चन के लिए वैलिड होगा। जैसे कि पाकिस्तान अफेयर्स में 20 मार्क का एक सवाल आ गया आपके पास, करंट अफेयर्स में आ गया, या फिर सोशलॉजी है, साइकोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो 20 मार्क का सवाल आता है उस इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं कि वो इंट्रोडक्शन हम कैसे फॉर्म करें। हम ऐसे के इंट्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे और ना ही जीएसए के अंदर तो हम इंट्रोडक्शन नहीं लिखते, हम सिंपली जो क्वेश्चन की पार्ट्स हैं उनको हम आंसर कर रहे होते हैं। तो ये ऐसे के ऊपर इंट्रोडक्शन आपका अप्लाई नहीं होगा, ये जो 20 मार्क के बाकी सवाल होते हैं उनके ऊपर ये अप्लाई होता है। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहली चीज ये है कि आपने डायरेक्टली टॉपिक को हिट करना होता है। आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं बताते, ना ही आप फैक्ट्स फिगर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, ना ही आप कोटेशंस दे रहे होते हैं, ना ही आप स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। इफेक्टिव इंट्रोडक्शन वही होता है जो कि फोकस कर रहा हो टॉपिक के ऊपर, जो आपसे पूछा गया है उसी के ऊपर फोकस करना है। मिसाल के तौर पे अगर सवाल आ जाए कि ओवर पॉपुलेशन का पॉवर्टी से रिलेटेड क्या रोल है, मिसाल के तौर पे इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन ओवर पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी। ओवर पॉपुलेशन का पॉवर्टी से रिलेटेड कोई ताल्लुक है, इन दोनों का कोई ताल्लुक है आपस में या नहीं है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड होगा वो क्या होगा, रोल, कि क्या रोल है। यहाँ पे आप ये नहीं बताएंगे कि व्हाट इज ओवर पॉपुलेशन, व्हाट इज पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या है, ये चीजें हम डिस्कस नहीं करते। हम सिंपली रोल के ऊपर फोकस करेंगे कि ओवर पॉपुलेशन का पॉवर्टी से रिलेटेड कोई ताल्लुक है, उसका कोई कनेक्शन है या नहीं है। तो ऑलवेज फोकस ऑन द टॉपिक। टॉपिक के ऊपर आपने फोकस करना है, उससे डेविएट आपने नहीं करना। जब हम टॉपिक के ऊपर फोकस करने की बात करते हैं तो इस टाइम पे आपने एक चीज अपने माइंड में रखनी है, एंड दैट इज ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक योर कंटेंट। हमेशा अपने कंटेंट को आप ब्रेक करें। मिसाल के तौर पे आपके पास सवाल आ गया कि कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड सॉल्यूशंस, तो आपके पास ये कंटेंट ब्रेक होना चाहिए कि कॉजेस क्या हैं, फिर उसके डिफरेंट डायमेंशंस होंगे, सोशल डायमेंशन हो गया, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारे डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए। इसी तरह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं उसके, ये डायमेंशन सारी आपको पता होनी चाहिए। फिर सॉल्यूशंस क्या हैं, पॉलिसी रिकमेंडेशंस। तो हमेशा आपने कंटेंट को ब्रेक करके अपने पास रखना है। अगर कंटेंट ब्रेक करके आपने नहीं रखा हुआ तो ऑर्गेनाइज्ड आंसर लिखने में आपको काफी ज्यादा मुश्किल होती है। इसी तरह से you always try to learn the art of breaking your content into sub headings। जो आपने कंटेंट बनाया हुआ है हमेशा उसको सब हेडिंग्स में डिवाइड करें। मैक्सिमम सब हेडिंग्स देने की कोशिश करें आप। मिसाल के तौर पे आपके पास एक सवाल है रिलेटेड टू स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थियरी है सोशलॉजी के अंदर। अब मैं आपको कहता हूं कि आपने एक थॉट फ्रेमवर्क बनाना है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप कैसे एक थॉट फ्रेमवर्क बनाएंगे? सिंपली आप जब अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे तभी आप एक थॉट फ्रेमवर्क बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे कंटेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे आप, 3 से 4 पॉइंट्स होंगी, वो आपने अपने पास नोट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थियरी की अगर हम बात करें तो पहली चीज होगी कि बेसिस क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट थियरी। इसी तरह से व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट थियरी,
व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट थियरी, क्या ये थियरी फंक्शनल है या नहीं है फंक्शनल। फाइनली अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स क्या हैं। ये कुछ डायमेंशंस हैं जो कि आपको तैयार करनी है किसी भी सब्जेक्ट की। अगर हम बात करें, ये तो हमने सोशियोलॉजी की बात की है, इसी तरह से अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें, मिसाल के तौर पे टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की कॉजेस क्या हैं, उसके इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं, क्या ग्लोबल वार्मिंग रियलिटी है या फिर मिथ है, स्टेट्स की क्या पॉलिसीज है रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कौन सी पॉलिसीज हैं हमारे पास, कौन से प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं, क्या हमने कोई डेवलपमेंट अचीव की है या नहीं, क्या हमने कुछ सिग्निफिकेंट अचीव किया है या नहीं, क्या ग्लोबल वार्मिंग को वाकई में कर्ब किया जा सकता है या नहीं, फिर सॉल्यूशंस क्या हैं, क्या अचीव हो चुका है और कौन सी चीजें नीड टू बी डन। तो इसी तरह से आपने कोई भी टॉपिक अगर आप पिक करते हैं तो आपने उसके हर डायमेंशन को टच करना है। तभी जब आप एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो तभी आप एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिख पाएंगे। तो पहली चीज आपके पास है हाउ टू राइट एन इफेक्टिव इंट्रोडक्शन। उसमें आपने क्या करना है, आपने डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। सेकेंड पॉइंट इज प्रिपेयर एंड कंप्लीट आर्ग्यूमेंट्स आपने रिप्रेजेंट करने हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। जनरली जब इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, जब स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जब एक 20 मार्क का सवाल आता है और स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो उस टाइम पे स्टूडेंट कोई ना कोई एक एस्पेक्ट मिस कर देता है। मिसाल के तौर पे सवाल था कि वाई पाकिस्तान इज एन FATF ग्रे लिस्ट, उसके इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, फिर सॉल्यूशंस क्या हैं। ये एक सवाल है जिसके 3 पार्ट्स हैं। अब इंट्रोडक्शन के अंदर हम इन तीनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट के अंदर क्यों है, मतलब वाई, कॉजेस बताने हैं, रीजंस बताने हैं, फिर सोल्यूशन क्या है, ये लास्ट पार्ट होगा, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। ये तीनों चीजें आपने इंट्रोडक्शन में ही डिस्कस करनी है और इक्वल वेटेज देना है आपने तीनों पार्ट्स को कि वाई पाकिस्तान इज एन FATF ग्रे लिस्ट, 3 से 4 आर्ग्यूमेंट्स, फिर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, 3 से 4 आर्ग्यूमेंट्स, फिर सोल्यूशंस क्या है, 3 से 4 सोल्यूशंस। ये सारी चीजें आपकी आएंगी सिर्फ इंट्रोडक्शन के अंदर। फिर जो लेटर ऑन इंट्रोडक्शन के बाद हम जो अपना पूरा स्ट्रक्चर जो डेवलप करेंगे, उसके अंदर फिर आपने सब हेडिंग्स देनी है, फिर उनमें उनमें डिटेल में आपने डिस्कस करना है। कॉजेस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, इम्पैक्ट्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में, और सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन इंट्रोडक्शन में आपने कंप्लीट जवाब देते रहें। ये अराउंड आपका जो इंट्रोडक्शन होगा, ये 70 to 80 वर्ड्स में आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाफ पेज का इंट्रोडक्शन काफी होता है, हाफ पेज या फिर हाफ पेज से थोड़ा ज्यादा, इससे ज्यादा लेंथी आपका इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज है, दैट इज क्लैरिटी। योर इंट्रोडक्शन मस्ट बी क्लियर, योर इंट्रोडक्शन मस्ट बी रेलेवेंट, टू द पॉइंट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए। अभी हम 2-3 ऐसे इंट्रोडक्शंस देखेंगे भी जो कि रिलेवेंट और क्लियर नहीं है, जो कि कंप्लीट नहीं है, जिनमें टॉपिक के ऊपर फोकस नहीं किया गया। आई होप यहां तक आपकी काफी चीजें क्लियर हैं। ये 3 चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है कि डायरेक्टली आपने टॉपिक को हिट करना है इंट्रोडक्शन के अंदर। इंट्रोडक्शन के अंदर आप सिंपली पूरे सवाल को इंट्रोड्यूस कराते हो, यू इंट्रोड्यूस द एंटायर क्वेश्चन, जिसमें जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, कॉजेज हैं, इम्पैक्ट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, जो भी पूछा हुआ है, सारी चीजें आप इंट्रोडक्शन में ही बताते हो। देन इंट्रोडक्शन मस्ट बी रेलेवेंट, जो आपने चीजें बताई हैं क्या वो रेलेवेंट है या नहीं है, और जो आपने चीजें मेंशन की हैं उनमें क्लैरिटी भी होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर के लिए आसानी हो। एट द सेम टाइम अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो इट मीन्स कि आपने भी उस टॉपिक को सही से नहीं समझा। क्लैरिटी लाने के लिए सिंपली शॉर्ट सेंटेंसेस लिखेंगे आप, क्लियर सेंटेंसेस होंगे, कॉन्वोल्यूटेड स्टेटमेंट्स आप नहीं देंगे, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितनी हमारी सिंपल इंग्लिश है उसी तरह से एक आपने इंट्रोडक्शन लिखना है 70 to 80 वर्ड्स का, दैट्स ऑल। तो ये बात हो गई आपके इंट्रोडक्शन की कि हाउ टू राइट एन इफेक्टिव इंट्रोडक्शन। यहां से अब हम आगे मूव करते हैं। अब सवाल है आपके पास, व्हाई वाज पाकिस्तान प्लेस्ड ऑन द ग्रे लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, व्हाट आर द implications and what measures should Pakistan take to move out of this।
लिस्ट, ये आपके पास पास्ट पेपर्स में सवाल आ चुका है। इसका आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन लिखने के बाद ये आप मुझसे चेक करवाएंगे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इंट्रोडक्शन में इस सवाल के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछा गया है वाई का जवाब देना है आपने, मतलब के रीजंस बताने हैं, कॉजेस बताने हैं। उसके बाद आपसे पूछा है इम्पैक्ट क्या हुआ है, इम्प्लीकेशंस बतानी है आपने, कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं, और सॉल्यूशंस बताने हैं कि अब एफएटीएफ ग्रे लिस्ट से कैसे बाहर निकला जाए। ये 3 चीजें हैं। मतलब अगर हम डिवाइड करें तो 7 मार्क्स हम हर पार्ट को दे सकते हैं, अराउंड 6.5 मार्क्स हर पार्ट को दे सकते हैं। तो इक्वल टाइम और इक्वल वेटेज देना है आपने तीनों पार्ट्स को। जैसे पहला पार्ट है, इसको भी आप इक्वल वेटेज देंगे। 3 to 4 5 आर्ग्यूमेंट्स आप डेवलप करेंगे, डिपेंड करता है आपकी राइटिंग के ऊपर। कम से कम 20 मार्क के सवाल में 12 से 13 आर्ग्यूमेंट्स आपने बनाने होते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन आपने लिखना है और इंट्रोडक्शन लिख के मुझसे चेक करवाना है। अब इस सवाल के अंदर आपने इंश्योर करना है कि आपने कॉजेस भी ऐड किए हुए हों इंट्रोडक्शन के अंदर, इम्प्लीकेशंस भी आपने ऐड की हुई हों, और सॉल्यूशंस भी आपने डिस्कस किए हुए हों। अब ये तो सवाल हो गया, ये तो थियोरेटिकली मैंने आपको बता दिया कि एक इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है। लेकिन एक हम इंट्रोडक्शन देख भी लेते हैं कि इंट्रोडक्शन एक्चुअली लिखा कैसे जाता है और कैसा एक इंट्रोडक्शन होता है आपके पास। एक अच्छा, एक बहुत जबरदस्त इंट्रोडक्शन किस तरीके का होता है। अगेन, इंट्रोडक्शन लिखना भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये प्री पार्टीशन का एक सवाल है, सवाल को भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम इसका इंट्रोडक्शन भी देखते हैं कि कैसे एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस नजर आती है हमें किसी भी इंट्रोडक्शन में, और अगर कहीं पे कोई इनकम्प्लीट चीज है तो उसको भी हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। सवाल आपके पास बहुत आसान सा है, पाकिस्तान अफेयर्स का सवाल है रिलेटेड टू प्री पार्टीशन। द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स ऑफ मुस्लिम रूल इन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम 1206 to 1857। यहाँ पे आपके पास जो की वर्ड है दैट इज आइडेंटिफाई, सिर्फ हमने आइडेंटिफाई करनी है चीजें। उसके बाद डिस्कस दैट मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट विटनेस्ड डाउनफॉल owing to inherent weaknesses within the Mughal Empire that ultimately resulted in War of Independence 1857। मतलब कि इस सवाल के 2 पार्ट्स होंगे, ये आपका पहला पार्ट होगा और ये होगा आपका सेकंड पार्ट। अब ये सारी चीजें आपने इंट्रोडक्शन में ही बतानी है। आपने इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीजें बतानी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्ट्रेंथ्स बतानी है। उसके बाद आपने ये भी बताना है कि डाउनफॉल क्यों हुआ, और डाउनफॉल के लिए भी आपको एक एस्पेक्ट दिया गया है कि इट वाज ड्यू टू इनहेरेंट वीकनेसेस विद इन द मुगल एम्पायर, और जिसकी वजह से फिर क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अब ये सारी चीजें आपने इस इंट्रोडक्शन के अंदर पुट करनी है। 3 चीजें मैंने आपको जो बताई थी, आई होप वो आपके माइंड में है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोकस टॉपिक होना चाहिए, रेलेवेंसी होनी चाहिए, क्लियर होने चाहिए आप अपने जो आर्ग्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके अंदर। कंसाइज और टू द पॉइंट आपने इंट्रोडक्शन लिखना है और डायरेक्टली पहले सेंटेंस में ही सवाल का जवाब दे देना है। अब देखें, पहला सेंटेंस आपके पास है, हिस्टोरिकली मुस्लिम रूल इन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम 1206 to 1857 provides a benchmark example of rise and fall। ये पहला सेंटेंस है। उसके बाद डायरेक्टली मैंने बताया है कि द स्ट्रेंथ्स ऑफ मुस्लिम रूल इन सबकॉन्टिनेंट, यहां से मैंने स्ट्रेंथ्स को बताना स्टार्ट किया है कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स। उसके बाद मैंने वीकनेसेस का डिस्कस किया है। लेटर ऑन मैंने बताया कि मुगल रिजीम कोलैप्स क्यों हो गई, और अल्टीमेटली जिसका रिजल्ट क्या है, जिसका रिजल्ट है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो देखें, ये सारी चीजें मैंने आपके इस इंट्रोडक्शन के अंदर पुट की हुई है। आपने भी इसी तरह से इंट्रोडक्शन लिखना है जिसमें A to Z कंप्लीट सवाल को इंट्रोड्यूस किया गया हो। अब यहाँ पे एक चीज आप नोट करें कि यहाँ पर सवाल है सेकंड पार्ट में, कीवर्ड जो है दैट इज डिस्कस। अब डिस्कस की क्या मीनिंग है? जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि ये जो वर्ड है डिस्कस, इसकी मीनिंग क्या है, तब तक आप कंप्लीट जवाब नहीं दे सकते सवाल का। तब तक कभी भी कंप्लीट जवाब नहीं दिया जा सकता। इसीलिए पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यू शुड रादर मस्ट नो द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। अगर आपके पास कंटेंट मौजूद है तो वेल एंड गुड, लेकिन
मेयरली कंटेंट होना काफी नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हो। तो पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड दो और सवाल हैं। ये सवाल आपके लिए असाइनमेंट है, आपने ये सवाल अटेम्प्ट करने, इंट्रोडक्शन लिख के चेक करवाने हैं। आसान से सवाल है रिलेटेड टू प्री पार्टीशन। मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं आंसर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स की। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटेंट एंड द कॉन्टेक्स्ट। कंटेंट इज वेरी सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। कंटेंट का मतलब ये है कि यू नीड टू रिप्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स, आपने आर्ग्यूमेंट्स अपने लिखने हैं, और आर्ग्यूमेंट्स के साथ साथ आपने उनको जस्टिफाई भी करना है, मतलब कि सब्सटेंशिएट भी करना है। जो आपने आर्ग्यूमेंट अपना पुट किया है उसको आपने जस्टिफाई करना है, फैक्ट के साथ, एग्जाम्पल के साथ, कोटेशन के साथ, XYZ, इस तरह से आपने उसको जस्टिफाई करना है। इफ यू टॉक ऑफ कंटेक्स्ट, अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे कॉन्टेक्स्ट में आपसे ये पूछा जा सकता है कि असेंस सवाल का क्या है, जो सवाल आपसे पूछा गया है वो क्यों पूछा गया है, क्या ये सवाल थ्योरेटिकल है या फिर ये सवाल एप्लीकेशन इन नेचर है, इस सवाल का स्कोप क्या है, इस सवाल में एक्चुअली आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है। ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर। मोर और लेस हर कैंडिडेट का कंटेंट आप तो अल्टीमेटली सेम हो जाता है। अब जैसे आपने पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो अब कंटेंट तो आपके पास वही सेम आ गया। मिसाल के तौर पे सीपेक का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का स्ट्रेटेजिक विजन क्या है, थ्यूसिडीज ट्रैप क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है। अब ये सारी चीजें तो आपको पता है। सीपेक क्या है, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज क्या है, एनर्जी क्राइसिस कौन से हैं, पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट के अंदर क्यों है, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, USA ने अफगानिस्तान से क्यों पुल आउट किया, JCPOA का क्या हुआ है। अब ये कंटेंट तो आपके पास आ गया है इन सारे टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज फर्दर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इसी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं, और कॉन्टेक्स्ट में हम कीवर्ड्स को या फिर कमांड वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। ये कुछ आपके पास क्वेश्चन पेपर्स हैं जिनमें कीवर्ड्स को काफी ज्यादा एग्जामिनर ने मेंशन किया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखें लिखा हुआ है क्रिटिकली इवेल्युएट। अब ये आपके पास जो क्रिटिकली इवेल्युएट है, इट इज योर कीवर्ड और कमांड वर्ड है। ये इसको कीवर्ड भी कहा जाता है, कमांड वर्ड भी कहा जाता है, बात एक ही है। दूसरे सवाल में देखें डिस्कस है, यहाँ पे डिस्क्राइब है, डिफाइन है, अगेन डिस्कस है, अगेन डिस्कस है। तो देखें हर सवाल के अंदर कहीं ना कहीं पे कमांड वर्ड या फिर कीवर्ड मौजूद है। अब अगर आपको नहीं पता क्रिटिकली इवेल्युएट की क्या मीनिंग है, क्रिटिकली इवेल्युएट और कमेंट में क्या डिफरेंस है, तब तो आपके पास जो कंटेंट मौजूद है हर सवाल के अंदर आप वही कंटेंट लिख के आ जाओगे। इससे क्या होता है, इससे आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो लूज हो जाता है। देयरफॉर ये जो कीवर्ड्स हैं इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इन कीवर्ड्स को सही से नहीं समझते तब तक हम पेपर के अंदर बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। इसी तरह आपके पास एक और पेपर है, इसमें भी देखें यही है, डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज, डिस्क्राइब, इवेल्युएट, डिस्कस। देखिए हर जगह पे कीवर्ड्स मौजूद हैं। अब देखते हैं कि इन कीवर्ड्स को डिकंस्ट्रक्ट कैसे किया जाए, इन कीवर्ड्स की मीनिंग क्या है। कुछ आपके पास कीवर्ड्स आसान हैं, कुछ मुश्किल हैं। सबसे पहले आसान जो कीवर्ड्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पहला जो आसान कीवर्ड है दैट इज डिफाइन। आपके पास कभी डिफाइन वर्ड आ जाता है, कभी आपके पास डेफिनेशन है। हमेशा आपको कहा जाता है कि डेफिनेशंस याद करें, डेफिनेशनल अप्रोच रखें। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनकी कोई भी डेफिनेशंस मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पे वर्ड है आपके पास पेट्रार्की, सिविल सोसाइटी, टेररिज्म, नॉन स्टेट एक्टर्स, फेमिनिज्म। अब इनकी कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है जिसके ऊपर सब अग्री करते हो। टेररिज्म की एक डेफिनेशन नहीं है, इसी तरह से सिविल सोसाइटी की भी एक डेफिनेशन नहीं है।
अब तो कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटर सिविल सोसाइटी भी हमारे पास मौजूद है। पेट्रार्की की भी इसी तरह से एक डेफिनेशन नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स की भी एक डेफिनेशन नहीं है मौजूद। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिफाइन। वी ऑलवेज से डिफाइन पेट्रार्की, डिफाइन सिविल सोसाइटी, डिफाइन टेररिज्म और डिफाइन नॉन स्टेट एक्टर्स। देखें आपके पास ये पास पेपर में सवाल भी आया हुआ है। ये सवाल है डिफाइन नॉन स्टेट एक्टर्स, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अब डिस्क्राइब, डिफाइन, यहाँ पे कीवर्ड्स मौजूद हैं। तो ये देखें डिफाइन नॉन स्टेट एक्टर्स आपके पास है। डिफाइन तभी एग्जनर ने यहाँ पे कीवर्ड पुट किया है बिकॉज डेफिनेशन जो है नॉन स्टेट एक्टर की वो क्लियर नहीं है। जब डेफिनेशन क्लियर ना हो तब वहां पे कीवर्ड आता है डिफाइन। इसी तरह से डिफाइन हम तभी कीवर्ड्स को कर रहे होते हैं व्हेन देयर इज एम्बिग्युइटी इन द डेफिनेशन, और हम डिफाइन के अंदर उस एम्बिग्युइटी को हाईलाइट करते हैं। मतलब यह है कि डिफाइन में जो वर्ड्स हैं जैसे पेट्रार्की है, सिविल सोसाइटी है, इनको जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं और उसमें जब कोई एम्बिग्युइटी आ जाए, कोई डाउट आ जाए, उसमें और चीजें क्लियर ना हो रही हो, तो वहां पे हम उन लूप होल्स को भी हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। जब ये दोनों चीजें हम कर लेते हैं तो उसके बाद हमने इस कीवर्ड को जस्टिफाई किया होता है। मिसाल के तौर पे अब एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तो हमें ये चीजें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि मेयरली सिर्फ ये पता होना कि डिफाइन क्या है, डिफाइन तो बहुत आसान है, व्हेन डेफिनेशंस आर नॉट क्लियर एंड व्हेन इफ देयर इज एन एम्बिग्यूटी इन द डेफिनेशन वी हाईलाइट इट, दैट्स डिफाइन। लेकिन क्या ये काफी है? ये काफी नहीं है। मेयरली सिर्फ ये दो पॉइंट्स पता होना काफी नहीं है। जब तक आप इनको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते, जब तक आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते, तब तक ये चीजें क्लियर नहीं होती। और आपने अभी देखा है कि पूरे पेपर के अंदर इस तरह के कीवर्ड्स बहुत ज्यादा हैं। जब तक इन कीवर्ड्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी हमारे पास, हम एग्जाम में, पेपर में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे कीवर्ड है डिस्कस। अब डिस्कस की एक मीनिंग है, लेकिन हमने वही लिखा जो कि हमें आता था, तो डेफिनेटली हमने क्वेश्चन की जो डिमांड थी वो मीट नहीं की, तो मार्क्स तो हमें नहीं मिलने वाले, फिर कम ही मार्क्स मिलेंगे। तो इसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम स्कोर कैसे फैच किया जा सकता है। वापस आते हैं डिफाइन नॉन स्टेट एक्टर्स। यहाँ पे मैंने नॉन स्टेट एक्टर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हाट आर द नॉन स्टेट एक्टर्स, और यहाँ पे मैंने ये भी बताया हुआ है कि यहाँ पे इश्यूज क्या हैं, क्यों हम नहीं कहते कि डेफिनेशन नॉन स्टेट एक्टर की एक फिक्स मौजूद नहीं है। सबसे पहले लेट्स सी, देयर आर कंपीटिंग डेफिनेशंस ऑफ व्हाट एंटिटीज क्लासिफाई एज नॉन स्टेट एक्टर्स। इट मीन्स के कोई एक फिक्स डेफिनेशन मौजूद नहीं है। द ब्रॉडेस्ट नोशन होल्ड्स दैट नॉन स्टेट एंटिटीज और ऑल एंटिटीज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट्स। यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई हमारी, पहली पॉइंट ये है। उसके बाद नॉन स्टेट एक्टर्स इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स that are not affiliated with or directed by or funded through the government. ये भी continuation है, we are defining non-state actors. These include corporations, private financial institutions and NGOs. यहाँ पे इतनी चीजें लिखने के बाद भी स्टिल यहाँ पे एक एम्बिग्युइटी मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि सर वो कौन सी चीज है जो कि यहाँ पे स्टिल मौजूद नहीं है? दैट इज टेररिज्म। जो टेररिस्ट हैं या फिर जो लोग पायरेसी में इन्वॉल्व हैं, उनको भी तो हम नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं। तो वो चीज यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हम उसको भी हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। या फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कि नॉन स्टेट एक्टर्स में टेररिस्ट आउटफिट्स, इंसर्जेंसी मूवमेंट्स, वो भी नॉन स्टेट एक्टर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, दे और, ये देखिए यहाँ पे मौजूद होगा, दे आर नॉट फंडेड थ्रू द गवर्नमेंट। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो एलिजिडली एलिन में ये चीज आपके आ जाती है। इसी तरह से मॉडर्निटी की भी एक डेफिनेशन है, सोशियोलॉजी के अंदर मॉडर्निटी की एक डेफिनेशन है। द विड्रॉल फ्रॉम ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग को हम कहते हैं मॉडर्निटी। तो ये डेफिनेशंस है, इनकी डेफिनेशंस मौजूद है। डेफिनेशन में ए सच कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कि डिफाइन की क्या मीनिंग है और डेफिनेशन और डिफाइन में क्या डिफरेंस है। डेफिनेशन के अंदर कोई भी एम्बिग्युइटी मौजूद नहीं होती।
ये बहुत आसान कीवर्ड था। थर्ड आपके पास जो कीवर्ड है दैट इज कंपेयर। अब कंपेयर भी इतना कोई मुश्किल कीवर्ड नहीं है आपके पास, या फिर ये इतना कोई मुश्किल कमांड वर्ड नहीं है। कंपेयर की मीनिंग है कि आप कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बताएंगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। मिसाल के तौर पे सिमिलैरिटीज या फिर डिसिमिलैरिटीज आप बता रहे होंगे। कंपेयर और कंट्रास्ट आ जाए तो तब भी बात एक ही है, लेकिन अगर वर्ड सिर्फ कंट्रास्ट हो तो फिर आपने सिमिलैरिटीज नहीं बतानी, या फिर अगर सिमिलैरिटीज बताते भी हैं तो वो मिनिस्क्यूल होंगी, ना के बराबर। आप फिर क्या बता रहे होते हैं, आप कंट्रास्ट के अंदर डिफरेंसेस बता रहे होते हैं, डाइवर्जेंस बता रहे होते हैं। तो ये कीवर्ड भी इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं जब इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं। तो मिसाल के तौर पे सवाल अगर आ गया हो, ये बहुत पुराना सवाल है, सवाल आ जाए अगर आपके पास कि कंपेयर सार्क एंड आसियान इकोनॉमीज, इन दोनों को आप कंपेयर करें, तो कंपेयर में आप कौन सी चीजें मेंशन करते हैं, क्या लिख रहे होते हैं? कंपेयर के अंदर आप कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बताते हैं, मतलब कि सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज बता रहे होते हैं, लेकिन इक्वल वेटेज देते हैं आप। जब वर्ड आ जाए कंपेयर, मिसाल के तौर पे आपने 4 सिमिलैरिटीज बताई हैं तो 4 आप डिसिमिलैरिटीज बताएंगे, इक्वल वेटेज देंगे। चले ऐसा हो सकता है 4 या फिर आपने 5 बता दिए, लेकिन कोशिश करके इक्वल वेटेज दें, क्योंकि कंपेयर के अंदर हम सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज लिख रहे होते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन है आपके पास। मिसाल के तौर पे आपके पास सवाल हो कंपेयर सार्क एंड आसियान इकोनॉमीज, इन दोनों की इकोनॉमीज को कंपेयर करें, तो मैं इंट्रोडक्शन लिखता हूं। अब ये जो इंट्रोडक्शन है आपके पास, इसको आप पढ़ने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ये सीखा है कि हाउ टू राइट एन इफेक्टिव इंट्रोडक्शन। यहाँ पे लिखा है द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन सार्क केम इनटू बीइंग इन 1985 with founding members Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka। ये एक सेंटेंस हो गया। अफगानिस्तान ज्वाइंड इन 2007। सेकंड सेंटेंस, वेयर इज द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान वाज फाउंडेड इन 1967। यहां तक मैंने पढ़ा, यहां तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहां तक कोई भी मुझे जवाब नहीं मिला। सवाल क्या था? सवाल था कंपेयर सार्क एंड आसियान इकोनॉमीज, मतलब के सिमिलैरिटीज बताएं और डिसिमिलैरिटीज बताएं आप आसियान और सार्क के बीच में। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं सिंपली ये बता रहा हूं कि ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कब हुई और इनके मेंबर्स कौन कौन से हैं। इसको कहते हैं इररिलेवेंट। इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीजें हम नहीं लिखते, लेटर ऑन हम ये चीजें लिखेंगे या नहीं, ये डिपेंड करता है कि कीवर्ड क्या है। क्या कीवर्ड डिस्कस है, क्या डिस्कस के अंदर ये स्कोप है कि हम ये सारी चीजें लिखें या नहीं लिखें, तो ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन में कभी भी नहीं लिखते, और ये एक गलत इंट्रोडक्शन है। सही इंट्रोडक्शन क्या होगा? सही इंट्रोडक्शन सिंपली ये होगा कि आप स्टार्टिंग में नहीं बताना स्टार्ट करें कि ये कन्वर्जेंसेस हैं बिटवीन सार्क एंड आसियान इकोनॉमीज, और उसके बाद फिर आप बताएं कि ये डाइवर्जेंसेस हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। बस इतना ही हमें करना होता है इंट्रोडक्शन के अंदर। ये इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे इसीलिए ऐड किया था ताकि आपको अंदाजा हो कि सही इंट्रोडक्शन और गलत इंट्रोडक्शन में क्या फर्क होता है। मूविंग ऑन, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है क्रिटिकली एनालाइज और सिर्फ एनालाइज। जनरली जब भी मैं कैंडिडेट से पूछता हूं कि क्रिटिकली की मीनिंग क्या है, तो नॉट मेजॉरिटी लेकिन काफी स्टूडेंट्स ये जवाब दे रहे होते हैं कि क्रिटिकली की मीनिंग है टू क्रिटिसाइज। लेकिन अगेन क्रिटिसाइज की मीनिंग क्रिटिसाइज करना, क्रिटिकली की मीनिंग क्रिटिसाइज करना नहीं है। अगर आपके पास वर्ड आ जाए क्रिटिकली एनालाइज और एनालाइज, या फिर क्रिटिकली एग्जामाइन और एग्जामाइन, तो बात एक ही है। क्रिटिकली की सिंपल मीनिंग ये है कि इन डेप्थ, इट इज डिमांडिंग, इट इज मोर डिमांडिंग, इसीलिए यहाँ पे क्रिटिकली वर्ड ऐड किया गया है। क्रिटिकली की मीनिंग सिर्फ ये है कि इन डेप्थ हमने बताना है। क्रिटिकली का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम अब क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करें, अब हम क्रिटिसिज्म लिखना स्टार्ट करें। क्रिटिकली की मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए।
आगे चलते हैं, क्रिटिकली की मीनिंग क्या है ये तो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन एनालाइज की क्या मीनिंग है। एनालाइज का मतलब है यू नीड टू ब्रेक डाउन इशू इन दी डिफरेंट पार्ट्स। आप डिफरेंट पार्ट्स में इशू को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास सवाल है तो उसके 3 से 4 जितने भी पार्ट्स बनते हैं, आप उसके पार्ट्स को ब्रेक करेंगे। हर पार्ट के लिए आप प्रिपेयर करेंगे एक केस, फॉर और अगेंस्ट के लिए आप एक केस प्रिपेयर करेंगे, या फिर एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस, आप ये प्रॉपर एक केस बिल्ड करेंगे। उसके बाद आप एक बैलेंस्ड कंक्लूजन लिख रहे होते हैं। इसको हम क्वेश्चन में भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि अगर एक क्वेश्चन आ जाए और उसमें क्रिटिकली एनालाइज हो या फिर कमेंट हो या फिर एग्जामाइन हो, तो तब हम क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आप ये अंडरस्टैंड करें कि क्रिटिकली एनालाइज की मीनिंग क्या है। क्रिटिकली मीन्स इन डेप्थ, इट डज नॉट मीन टू क्रिटिसाइज। क्रिटिकली एनालाइज जब आपके पास कीवर्ड आ जाए तो उसमें आपने क्या करना होता है, क्वेश्चन को डिफरेंट पार्ट्स में आपने ब्रेक करना है, और हर पार्ट के लिए फिर आपने केस प्रिपेयर करना है फॉर और अगेंस्ट में। उसके बाद आप एक बैलेंस कंक्लूजन दे रहे होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट कीवर्ड है आपके पास डिस्कस। डिस्कस की क्या मीनिंग है? डिस्कस मीन्स इट इज अ रिटन डिबेट। ये एक ओपन एंडेड डिबेट है और ये रिटन डिबेट है, जिसके अंदर अगेन आप 2 केसेस प्रिपेयर कर रहे होते हैं, फॉर एंड अगेंस्ट। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास सवाल आ जाए, सिंपल सा एक सवाल हो कि सवाल आपके पास आ जाए कि हैज अर्बनाइजेशन लेड टू पॉवर्टी एलिविएशन, ये सवाल हो आपके पास, तो आप कह सकते हैं कि यस इट हैज, या फिर आप कह सकते हैं कि नो इट हैज नॉट। तो इसके लिए जब कीवर्ड आ जाए डिस्कस, तो आप एक रिटन डिबेट लिखेंगे जो कि एक ओपन एंडेड डिबेट होगी, जिसमें आप 2 केसेस प्रिपेयर कर रहे होंगे। एक आर्ग्यूमेंट्स आप फेवर में दे रहे होंगे और एक आप उसको काउंटर करने के लिए रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इसी तरह से आपके पास अगर सवाल आ जाए, ये पास पेपर में भी सवाल आपके पास आ चुका है, क्वेश्चन अगर आपके पास हो, द पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान कैन इरप्ट लाइक एन एटॉमिक बॉम्ब, डिस्कस। अगर यही सवाल आपके पास हो, पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान कैन इरप्ट लाइक एन एटॉमिक बॉम्ब, कमेंट। अब दोनों में डिफरेंस है, डिस्कस में डिफरेंट होगा जवाब आपका और कमेंट के अंदर आपका जवाब डिफरेंट होगा। लेकिन स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, जो पता है वही लिख रहे होते हैं, वही लिख के आ जाते हैं, क्योंकि हमने कीवर्ड्स के ऊपर फोकस नहीं किया होता। अगर हम कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करते हैं तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस तरह के 20 मार्क के सवाल के अंदर। अब अगर आपके पास कमेंट है तो कमेंट को हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं कि उसकी क्या मीनिंग है। लेकिन अगर आपके पास वर्ड है डिस्कस, इसी सवाल के ऊपर अगर आप इसको अप्लाई करें, द पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान कैन इरप्ट लाइक एन एटॉमिक बॉम्ब, डिस्कस, तो अगेन आपने क्या करना है, आपने 2 केसेस स्टार्ट करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। एक तो आप कहेंगे कि येस इट कैन इरप्ट लाइक एन एटॉमिक बॉम्ब, और एक आप प्रिपेयर करेंगे कि नो इट कैन नॉट इरप्ट लाइक एन एटॉमिक बॉम्ब। और फिर आपने कोशिश करनी है कि आप एक कंक्लूजन पे रीच करें। लेकिन ओपन एंडेड डिबेट में जरूरी नहीं है कि आप कंक्लूजन के ऊपर रीच भी करें, लेकिन कोशिश करके एक कंक्लूजन भी आप बैलेंस्ड कंक्लूजन के ऊपर आ जाएं इस डिबेट को लेकर। तो सिंपली आपने डिस्कस के अंदर क्या करना होता है, फॉर एंड अगेंस्ट आप केस प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें भी कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं है। उसके बाद आपके पास कीवर्ड है कमेंट। अब कमेंट और इवेल्युएट, इन दोनों की मीनिंग्स मिलती जुलती हैं, लेकिन जो हम आंसर लिख रहे होते हैं वो एंटायरली डिफरेंट होता है। एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन कमेंट एंड इवेल्युएट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कमेंट की क्या मीनिंग है। कमेंट मीन्स इन द वेरी बिगिनिंग गिव योर ओन ओपिनियन। आप पहले ही सेंटेंस के अंदर आप अपना ओपिनियन लिख देते हो। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग यू हैव टू गिव योर ओपिनियन। जब भी कीवर्ड आपके पास आ जाए कमेंट, तो आप बिगिनिंग में ही, स्टार्टिंग में ही आप अपना ओपिनियन दे देंगे।
आपके पास सवाल भी यही आया था कि पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान कैन इरप्ट लाइक एन एटॉमिक बॉम्ब, कमेंट। तो आप सिंपली बताएंगे कि यस, वाकई में पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान कैन इरप्ट लाइक एन एटॉमिक बॉम्ब, क्योंकि आपका ओपिनियन पूछा है। तो आप इससे अग्री भी कर सकते हैं, आप इससे डिसअग्री भी कर सकते हैं। हमेशा बेहतर यही होता है कि आप अग्री करें। और अगर कमेंट कीवर्ड है आपके पास, तो इस सवाल को आप इस तरह से टैकल कर सकते हैं कि वाकई में पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ एक टाइम बॉम्ब की तरह है, जो कि कभी भी फट सकता है। लेकिन बट अगर हम रिक्विजिट स्किल्स प्रोवाइड करें लोगों को, अगर उनको हम एज एन एसेट देखें, अगर उनके ऊपर हम काम करने की कोशिश करें, तो यही पॉपुलेशन पाकिस्तान के लिए बूम का काम कर सकती है। तो ये आपका हो गया कमेंट। तो ये आपके ऊपर है कि आप की स्टडी कितनी है, किस तरीके के ओपिनियंस आप फॉर्म करते हैं, उस तरह से आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। उसके बाद आप इशू भी बता सकते हैं, उसका एक्सटेंट क्या है, दिस इशू लीड्स टू वेयर, क्या चीजें हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें फिर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कीवर्ड हो इवेल्युएट, तो इवेल्युएट में आप क्या करते हैं, अगेन आप फॉर और अगेंस्ट प्रिपेयर करते हैं केसेस। यू प्रिपेयर टू केसेस, फॉर एंड अगेंस्ट आप केसेस प्रिपेयर करते हैं। बेस्ड ऑन दैट यू गिव योर ऑन जजमेंट। इवेल्युएट के अंदर आप अपनी जजमेंट भी दे रहे होते हो। कमेंट और इवेल्युएट में सिर्फ ये डिफरेंस है कि कमेंट के अंदर आप बिगिनिंग में ही अपना ओपिनियन दे देते हैं, लेकिन इवेल्युएट के अंदर आप दो केसेस प्रिपेयर करते हैं, फॉर एंड अगेंस्ट। उसके बाद बेस्ड ऑन दैट यू गिव योर जजमेंट। दैट्स ऑल, यही डिफरेंस है बिटवीन कमेंट एंड इवेल्युएट। अब उसके बाद कुछ और कीवर्ड्स भी मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे टू व्हाट एक्सटेंट, इन योर ओपिनियन, critically examine, elaborate, on account of, on account for। अब इस तरह के भी आपके पास कीवर्ड्स आ जाते हैं। ये आपके लिए असाइनमेंट होगा, आप इन कीवर्ड्स को देखें, रीड करें, पढ़ें, अंडरस्टैंड करें। उसके बाद आप मुझसे चेक करवाएं, देन आप इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब अगर कोई सवाल है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच एवरीवन। जी, अब जो सवाल हैं आपके